पाकिस्तान के पास आज जो अपॉर्चुनिटीज हैं और वो कम नहीं हुई हैं, वो बड़ी हैं। इस जंग में और बढ़ी हैं उसके जी पास। हाँ, पहले फैसिलिटेटर था, उससे मीडिएटर बना, उसके बाद रीजनल पावर बना, आज वो एंकर है इस्लामिक फ्रेमवर्क का। कि जहां तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जिसके पास ऐसी काबिलियत है कि वो एंकर हो सकता है इस्लामिक फ्रेमवर्क का। पहले पाकिस्तान वो कंट्री है जिसकी डिप्लोमेटिक टाइज इजराइल के साथ है ही नहीं। पाकिस्तान वो कंट्री है जो ओआईसी की 57 कंट्रीज हैं, उनके वेस्ट एशिया में जो ओआईसी की कंट्रीज हैं सबके साथ रिश्ते अच्छे हैं, बिकॉज आज वो एक बहुत अहम बन गया है रीजनल प्लेयर इन वेस्ट एशिया। उसके पास जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज हैं, तीनों की तीनों बड़ी ताकतें उसके साथ हैं। पानी के ऊपर बाकायदा युद्ध हो सकता है, जंग हो सकती जी है। हाँ, मैं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, और अगर जंग होती है तो उसमें चीन भी उसका पार्ट बन जाएगा। कर रहा है कि आप जो है वो बलूचिस को आप उसको कर रहे हैं, आप सपोर्ट दे रहे हैं। अगर आज आपके पास ताकत हो मिलिट्री ताकत, तो पाकिस्तान क्यों करेगा प्रॉक्सी वॉर? वो करेगा ही नहीं, तो सीधे जंग होगी वॉर। क्योंकि वो चाहते हैं कि कश्मीर मुद्दे पे आप बात करिए। वो ये भी तो नहीं कह रहे कश्मीर मुद्दा मुझे कल सॉल्व करना है, वो कह रहे हैं बात तो शुरू करिए। वो सिर्फ इतना ही लेकिन भारत कहता है वो कश्मीर पे बात नहीं हमने करेगा। कह दिया कि कश्मीर हमारा है और हम बात नहीं करेंगे, हम तो पीओके भी लेंगे उनसे। हाँ, तो फिर वही बात है ना, मसला तो यहाँ। हम इंडस वाटर ट्रीटी का भी हम जिक्र करेंगे, और बात ये हो रही थी कि बातचीत होनी चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन अगर ये इंडस वाटर ट्रीटी इसी तरह से अटकी रही, अलग अलग तरह से मैं देख रही हूँ लेख लिखे जा रहे हैं, लेकिन मैं उससे पहले कि इंडस वाटर ट्रीटी पर आऊं और ये आपको दर्शकों को ये बताने की कोशिश करूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या इसी दौरान कोई बातचीत की गुंजाइश बनती है, जबकि दोनों के बीच इस तरह का बहुत ही तनावपूर्ण रिश्ता भी बना हुआ है। आपने एक वीडियो बनाया है कि इस सब के दौरान जब हम डोनाल्ड ट्रंप के जिक्र कर रहे हैं, इजराइल की हम बात कर रहे हैं, ईरान की, कि पाकिस्तान जो है वो सुटेबल एंकर है फॉर इस्लामिक फ्रेमवर्क, तो क्या इस्लामिक नेशंस की आप बात कर रहे हैं? और पाकिस्तान के बारे में तो पिछले दिनों खबरें ये छप रही थी कि वो इतने क्राइसिस में है कि बैलेंस नहीं कर पा रहा है। इधर जब हुतीज ने हमला किया सऊदी अरब के ऊपर, और अगर सऊदी अरब वापस हमला करता है ईरान के ऊपर, और ईरान यानी हुतीज का हमला माना जाएगा कि ईरान का हमला हो रहा है सऊदी अरब के ऊपर, तो पाकिस्तान तो इतने क्राइसिस के सिचुएशन में फंसा हुआ है, वो जो तराजू लेके बैठा है वो अक्सर ही हिला जा रहा है, तो वो ऐसे में कहाँ लीडर बन जाएगा? आप कह रहे हैं कौन से फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं बात कर रहा हूं आपसे बहुत सीधी कि जहां तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जिसके पास ऐसी काबिलियत है कि वो एंकर हो सकता है इस्लामिक फ्रेमवर्क का। पहले तो इसका मतलब क्या है, इस्लामिक फ्रेमवर्क का मतलब ही क्या है, ये देखिए। जब अमेरिकन फोर्सेस जीसीसी कंट्रीज से हट जाती हैं, उनकी बेसेस हट जाती हैं, और वहां की जो जीसीसी कंट्रीज है लोकल ट्रेड करना शुरू कर दें विद लोकल करेंसी, ट्रेड अगर शुरू करें या युआन में करें, अगर वो ट्रेड कर लें, और उसके बाद जो लोकल मसले हैं वो लोकल तरीके से हल करे जाए, ना कि बाय द हेल्प ऑफ आउटसाइड पास, तो उसको हम बोलते हैं रीजनल फ्रेमवर्क, जिसकी अब्बास अराक्ची ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब ये रीजनल फ्रेमवर्क में क्या होगा अगर वहां से सिक्योरिटी हट जाती है? जैसे आप जानती हैं कि सऊदीज ने एक डिफेंस एग्रीमेंट करा पाकिस्तान के साथ, कतर भी बात कर रहा है वैसी एग्रीमेंट की, आज कुवैत भी वही बात कर रहा है वैसी एग्रीमेंट की। तो पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो रिप्लेस कर सकता है सिक्योरिटी को फॉर द जीसीसी कंट्रीज वंस द अमेरिकन बेसेस हट जाती है। वो क्यों? वो देखिए सुनिए, पाकिस्तान जो है इकलौता मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। पाकिस्तान वो कंट्री है जिसकी डिप्लोमेटिक टाइज इजराइल के साथ है ही नहीं। पाकिस्तान वो कंट्री है जो ओआईसी की 57 कंट्रीज हैं, उनके वेस्ट एशिया में जो ओआईसी की कंट्रीज हैं सबके साथ रिश्ते अच्छे हैं। पाकिस्तान वो कंट्री है जो आज मल्टीपोलर वर्ल्ड में तीनों बड़ी ताकतें पाकिस्तान से बात करना चाहती हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज है, जहां तक वेस्ट का ताल्लुक है, जहां तक वेस्ट एशिया का ताल्लुक है, अमेरिका का ताल्लुक है, दे आर क्रेडिबल, वो बहुत अच्छी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान, अच्छा एक बात आपको मैं और बताऊं, 17 जून को जब ये एमओयू साइन हुआ है, कई लोगों का इसका इल्म नहीं है कि 17th ऑफ जून द एमओयू वाज साइन, 23rd जून को
जो ईरान के प्रेसिडेंट है पेजेश्कियन, ही मेड अ विजिट टू इस्लामाबाद। वहां पे उन्होंने कई बातें करी, बताया गया। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हुई होगी कि देखिए अब जो है एमओयू साइन हो गया है, ये फाइनल डील में तब्दील होगा तो एक रीजनल फ्रेमवर्क बनेगा। उसके लिए हमें एक एंकर चाहिए। तो जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, इसीलिए 14 और 15 जुलाई को, जब 8 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी, 14 और 15 जुलाई को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही पेड अ विजिट टू टर्की। हाँ, वो भी हमें मालूम है, रिपोर्ट किया था। वहां पर टर्की प्रेसिडेंट खुद उनको रिसीव भी किया। सो दे हैव डिस्कस्ड वेरियस, बिकॉज दे हैव। आपकी बात मैं समझ रही हूँ, आप जो जिस तरह से ये पूरा नक्शा आप खींच रहे हैं, अगर पाकिस्तान वाकई इतना अहम मुल्क है तो इस सबको वो अपनी एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि अभी भी देखिए आप, इस पूरे जंग के दौरान भी यूएई ने इस बात को लेकर धमकी दे दी कि हम पैसे आपसे वापस ले लेंगे जो हमने आपको लोन दिया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच भी सारा का सारा कर्ज को लेकर ही पूरा ये मामला है कि किस तरह से जो पाकिस्तान है वो सऊदी की जो आर्मी है उसको ट्रेन भी करता है। इनके बीच डील भी इस तरह की हुई कि अगर एक पे हमला होता है तो दूसरे पे हमला माना जाएगा, जिसको काफी मजबूत डील माना गया। और इसीलिए तो इतना परेशान है पाकिस्तान के, इधर तो उसको सऊदी अरब को संभालना है जिससे उसको पैसा मिलता है और जिसके साथ उसकी डील हुई है, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप। दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप यानी इधर ईरान को संभाले तो सऊदी परेशान, सऊदी को संभाले तो इधर अमेरिका परेशान। इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, आपकी बात को मैं सिंपल टर्म्स में बता देता हूं क्या है। देखिए, पाकिस्तान जो है आज उसके पास बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज आज वो एक बहुत अहम बन गया है रीजनल प्लेयर इन वेस्ट एशिया। उसके पास जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज हैं, तीनों की तीनों बड़ी ताकतें उसके साथ हैं। एक सबसे बड़ी कमजोरी जो सिर्फ पाकिस्तान ही हल कर सकता है वो उसकी गवर्नेंस है। आपको पैसे मिलेंगे, पर वो जो आप अपना गवर्नेंस अगर ठीक करेंगे तो आप बहुत बड़े कामयाब मुल्क बन सकते हैं। सरकार को कह रहे हैं आप, मिलिट्री को कह रहे हैं, गवर्नेंस क्या? मैं प्रधानमंत्री को, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको बोल रहा हूं। जहां तक आसिम मुनीर का सवाल है, ही इज डूइंग अ एक्सीलेंट जॉब। You see the foreign policy, security policy, geopolitics of Pakistan is run by the Pakistan Army Chief. बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ। But governance should be the responsibility of the लेकिन वहां तो पता, पाकिस्तान के पास आज जो अपॉर्चुनिटीज हैं और वो कम नहीं हुई हैं, वो बड़ी हैं। इस जंग में और बढ़ी हैं उसके जी पास। हाँ, पहले फैसिलिटेटर था, उससे मीडिएटर बना, उसके बाद रीजनल पावर बना, आज वो एंकर है इस्लामिक फ्रेमवर्क का। इतनी तरक्की कर गया है पाकिस्तान जियो पॉलिटिक्स में, फॉरेन पॉलिसी में, सिक्योरिटी पॉलिसी में, ऑल बिकॉज ऑफ दी GHQ। कि आज जो है पाकिस्तान जो पब्लिकली कह रहा है वो एक बात है, अदरवाइज पाकिस्तान जो बैकडोर में या मतलब पब्लिक के उसमें नहीं बोल रहा है, सऊदी से, ईरान से, वो सब पाकिस्तान की बात मान रहे हैं और इज्जत कर रहे हैं। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो एक फांस है भारत और पाकिस्तान के बीच, पहली बात तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक तरह से ये सस्पेंशन में है ये ट्रीटी, इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहा है, और क्या भारत, और या फिर आपको लगता है कि ये नाइंसाफी है और पाकिस्तान को क्या नुकसान है इससे? देखिए, जो नदियां होती हैं वो सिविलाइजेशन के साथ चलती हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसका नदियों का उसमें कोई रोल नहीं था। हमने जंगें लड़ी, कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कोई भी दोनों साइड ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि शायद हम दोनों समझ रहे थे कि हम एक ही सिविलाइजेशन है। हिंदुस्तान एक वो सिविलाइजेशन है जो एक नहीं है, वो एक रेनबो है सिविलाइजेशंस का। यहाँ पर वैदिक पीरियड है, हिंदू किंगडम्स रही हैं, मुगल एम्पायर रहा है, ब्रिटिश एम्पायर रहा है, सब रहे हैं यहाँ पर, एंड दैट इज व्हाट इंडिया इज। अब अगर आप उसमें से 200-250 साल का इतिहास हटा दें तो उसमें दिक्कत है ना, बिकॉज है तो वो आपका कल्चर ही। अब आप रिवर्स में तो वो नहीं हटा सकते ना, पानी तो वहीं बहेगा। तो कहने का मतलब ये है, द वेरी फैक्ट कि आज ये नौबत आ गई है कि हम पानी की बात कर रहे हैं, उनको पानी का जो डेटा है वो सप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो तो सीधी जाहिर बात है हम अपनी सिविलाइजेशन को भी कहाँ मान रहे हैं। आप ये भी तो बात देखिए ना, क्योंकि सिंदूर के वक्त में भी तो यही बात हुई थी कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे।
तो ये किसी भी सरकार ने हिंदुस्तान की पहले नहीं किया है और हमने बहुत जंगें लड़ी हैं, जाहिर है। क्योंकि ये तो देखिए, क्योंकि एविडेंस ये है कि पाकिस्तान भी बोलता है कि ये टेररिज्म कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो वो नलीफाई हो गया। अगर सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि टेररिज्म से जो बड़ा इशू आज बन गया है वो पानी का है। पानी का इसलिए है कि एक तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नदियों के अंदर जो है मौसम बदल रहे हैं, कई चीजें हो रही हैं। इस टाइम पर डेटा शेयर करना, इस टाइम पे बताना कि हम जो अपनी नदी है उसके ऊपर हम नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, वो क्या होगा, ये सब शेयर करना हमारे लिए जरूरी है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हम एक ही सिविलाइजेशन के हैं। आपकी बात दुरुस्त है बिल्कुल, लेकिन नहीं, मेरी बात ही खत्म नहीं हुई। आपने ये बहुत अहम बात शुरू करी है जिसको पूरा खत्म करना बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां तक पानी का ताल्लुक है, वहां भी जैसे आप बोल रही हैं गुर्बत है, एग्रीकल्चर वहां बहुत है। उनको जो अगर उनको आप नहीं देंगी टाइम के ऊपर तो उनके एग्रीकल्चर को प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, अब इसमें चीन भी शामिल हो गया है, पर चीन जो है वो हमारी सिविलाइजेशन का नहीं है, ठीक है ना। उनकी भी एक नदी है जो उनका ब्रह्मपुत्र है, पर इंडस जो है आती सब वहीं से ही है, आती वहीं से है, पर ये तो हमारी सिविलाइजेशन की बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे दोनों मुल्क हमने तय किया था 1988 में, एक अग्रीमेंट करा था हमने, हिंदुस्तान पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो ने, कि हम जो है अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज की लिस्ट को 1 जनवरी हर साल एक्सचेंज करेंगे, और वो हमने फिर उसको रेटिफाई किया। देखिए, वो रेटिफाई करने के बाद ये हुआ, और उसके बाद हर साल जो है हम उसको एक्सचेंज करते हैं। तो आप न्यूक्लियर की तरह इस बात को मानिएगा, क्योंकि जैसे न्यूक्लियर सिविलाइजेशन को तबाही दे सकता है ह्यूमैनिटी को, वैसे ही पानी ह्यूमैनिटी को अफेक्ट करता है। और अगर कल मानिए कि इसके ऊपर अगर जंग होती है तो उस जंग में चीन भी शामिल होगा डायरेक्टली। ये आप इस बात को समझिएगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि पानी के ऊपर बाकायदा युद्ध हो सकता है, जंग हो सकती है। जी हाँ, मैं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, और अगर जंग होती है तो उसमें चीन भी उसका पार्ट बन जाएगा। जब टेररिज्म पे जंग हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय चीन डायरेक्टली शामिल नहीं हुआ था, मदद कर रहा था। हाँ, बिल्कुल। मैं आपसे ये कह रहा हूं, और ये एक इशू है जो मुझे रात को बहुत चिंता कर, आई गेट वरिड, बिकॉज आई नो दैट वाटर वॉर्स कैन टर्न इनटू अ हॉट वॉर, और उस वॉर के अंदर चाइना विल गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व, क्योंकि वजूद का सवाल है, पानी तो वजूद है। अरे साहब, पानी की बात है। चाइनीज जो है, उनके जो विक्टर गांव हैं, जो उनके स्पोक्स पर्सन है, जो ईरान लड़ाई में भी बोल रहे हैं, जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर में भी बोल रहे थे, उन्होंने साफ बोला है कि जहां तक पानी का ताल्लुक है, हम ऊपर बैठे हैं, आप बीच में बैठे हो, और नीचे पाकिस्तान है। बिल्कुल। और इसी बात पे श्याम सरन ने एक आर्टिकल भी लिखा है, लेकिन इससे पहले कि मैं आऊं श्याम सरन के आर्टिकल पे, मुझे थोड़ा सा आपसे ये चर्चा ये करना चाहती हूँ। मुझे एससीओ है, मैं इस एससीओ का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि अभी एससीओ की मीटिंग हुई है किर्गिस्तान में, जहां फॉरेन मिनिस्टर्स गए थे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर नहीं गए। ठीक है ना, हमारे फॉरेन मिनिस्टर आसियान में थे, वहां पर मीट में, और वहां बात कर रहे थे फिर से टेररिज्म की। अब टेररिज्म की तो पाकिस्तान भी बात कर रहा है कि आप जो है वो बलूचिस को आप उसको कर रहे हैं, आप सपोर्ट दे रहे हैं, ये उनकी एलिगेशन है। कहने का मतलब ये है, एससीओ भी जो था, जो शुरू हुआ था एससीओ टेररिज्म को लेकर, आज एससीओ भी बात कर रहा है डेवलपमेंट की। एससीओ का पूरा ढांचा बदल गया है, मैं आपसे ये कह रहा हूं। और वो कैसे, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 1 सितंबर 2025 को जब चाइना के अंदर एससीओ समिट हुई थी टिंजियान में, जहां प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे, तो वहां पहली बार ये जिक्र हुआ कि एससीओ के अंदर भी 10 इयर्स डेवलपमेंट प्लान होगा, एससीओ का अपना बैंक होगा जैसे ब्रिक्स का बैंक है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, हम बार बार जो बोलते रहते हैं टेररिस्तान, पाकिस्तान, ये वो, अरे भाई, पाकिस्तान की तो जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ रही है ना, तो उसको आप समझने की पहले कोशिश करिए। जहां तक टेररिज्म का ताल्लुक है, मैंने शुरू से कहा था ये, और ये कोई नई बात नहीं है, मैं ये बात बोल रहा हूं 2000 से, पहली किताब में मैंने लिखा हुआ है कि जो टेररिज्म है, दैट इज द फर्स्ट टाइम आई रोट माय फर्स्ट बुक इन 2000, इट क्लियरली सेज दैट दिस इज अ मिलिट्री प्रॉब्लम। अगर आज आपके पास ताकत हो, मिलिट्री ताकत,
तो पाकिस्तान क्यों करेगा प्रॉक्सी वॉर? वो करेगा ही नहीं। तो सीधे जंग होगी। टेररिज्म इज अ इशू, बट देयर आर बिगर इश्यूज टुडे। इनफैक्ट क्लाइमेट चेंज जो है वो टेररिज्म से ज्यादा बड़ा इशू तो है। हम क्या डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए टेररिज्म की बात ज्यादा करते हैं? जब हमारे रक्षा मंत्री या हमारे दूसरे मंत्री जब बात करते हैं कि हम टेररिज्म का शिकार हैं, तो क्या ये घरेलू राजनीति से जुड़ा हुआ हम है? पहली बात तो शिकार हैं, ये तो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, पर बात यह है कि वो भी कहते हैं कि हम भी शिकार हैं, ये भी एक बात है, और दुनिया उनकी बात भी सुन रही है। और जो हम बोल रहे हैं कि टेररिज्म का इशू है, हम पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते, सिंपल। नहीं, तो मुझे ये समझाइए, आप ये कह रहे हैं कि हमारी जो शब्दावली है, वोकैबुलरी है, वो हमें बदलनी पड़ेगी, लैंग्वेज डिफरेंट करनी पड़ेगी, टेररिज्म की बजाय हम कुछ और इस्तेमाल मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं आप पाकिस्तान से बात करिए, आप चीन से नॉर्मल करिए तो बात रिलेशंस। करने से अगर हल हो गया होता तो बातें तो न जाने कितने दौर की, मतलब प्रवीण साहनी जी, मैं तो 25 साल से यही देख रही हूँ, कितनी बातचीत हुई। आप सोचिए, वाजपेयी के दौर से शुरू होकर फिर वही मनमोहन सिंह तक भारत ने कोशिश तो की है बात करने की। तो बातचीत तो भारत करना चाहता रहा है। देखिए दो बात मैं बोलता हूं, आप जितना पीछे खोती रहेंगी तो आप आगे एक तो नहीं बढ़ पाएंगी। मैं आपसे एक सीधी सी बात कर रहा हूं, आज वर्ल्ड मल्टीपोलर है। अब आप चली जाए कि जी पार्टीशन हुआ, वो क्यों हुआ, उसमें इतनी दहशतगर्दी हुई। वो तो खैर बहुत लंबी बात चली जाएगी। नहीं, तो कहने का मतलब ये है, बात निकलेगी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। तो आपको हमें आज क्या देखना है? तो आप कह रहे हैं बात करके टेररिज्म खत्म करा लो, इतनी आसान बात है? ये इतनी आसान है क्योंकि वो टेररिज्म इसलिए कर रहे हैं प्रॉक्सी वॉर, क्योंकि वो चाहते हैं कि कश्मीर मुद्दे पे आप बात करिए। वो ये भी तो नहीं कह रहे कश्मीर मुद्दा मुझे कल सॉल्व करना है, वो कह रहे हैं बात तो शुरू करिए। वो सिर्फ इतना ही। लेकिन भारत कहता है वो कश्मीर पे बात नहीं हमने कह दिया कि कश्मीर हमारा है और हम बात नहीं करेंगे, हम तो पीओके भी लेंगे उनसे। हाँ, तो फिर वही बात है ना, फिर मसला तो यहाँ आ गया ना। तो कैसे लोगों की तरक्की हो सके, नक्शा देख लीजिए, कनेक्टिविटी देख लीजिए, सिविलाइजेशन देख लीजिए। मैं ये समझता हूं कि हम दोनों मुल्कों की जो डेस्टिनी है, इट इज जॉइंट। अब हम नहीं मानने को तैयार, मत मानिए, अगले 20 साल, 50 साल, 100 साल आपकी मर्जी है।